अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्लड फिजियोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ब्लड का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लें। तो जो ब्लड होता है, ब्लड में 45% ब्लड सेल्स होंगे और 55% प्लाज्मा होगा। अब ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आते हैं, जबकि प्लाज्मा में 90% लिक्विड होता है, वाटर, और 10% सॉलिड्स होते हैं। तो सॉलिड्स में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, आयंस, वेस्ट्स एंड प्रोटीन्स आती हैं। प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम कोएगुलेशन। जो प्रोटीन्स होते हैं वो उनमें कोएगुलेशन फैक्टर्स, एंटीबॉडी प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन एंड फिब्रोनोजिन इज़ अ क्लॉटिंग फैक्टर। तो उसके बाद हम बात करें तो सीरम की बात करते हैं। सीरम क्या होता है? सीरम एवरीथिंग इन प्लाज्मा एक्सेप्ट फिब्रोनोजिन। जब ब्लड क्लॉट बनता है ना ब्लड का, तो उसमें से प्लाज्मा की बाकी सारी सब्सटेंसेस निकल जाती हैं। तो बाकी जो बच जाता है वो फिब्रोनोजिन बच जाता है वो उधर क्लॉट में। तो उसमें क्या सीन है कि जो सारी चीज़ें निकल जाती हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को कह रहे होते हैं हम सीरम कह रहे होते हैं। और जो बाकी जो बचता है वो क्लॉट जो बच जाता है, जो हार्ड करता है क्लॉट को, जो ब्लड लॉस से रोकता है, तो उसको कहते हैं फिब्रोनोजिन कह रहे होते हैं। और इसकी बात करें तो उसके बाद आके प्लाज्मा माइनस फिब्रोनोजिन। तो यही बात सीरम की कर रहे हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें तो न्यूट्रिटिव फंक्शंस, रेस्पिरेटरी फंक्शन, जिस तरह रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी फंक्शंस की बात करें तो ब्लड सेल्स एक्सक्रीशन में भी काम करते हैं। ये ब्लड जो है एक्सक्रीशन में भी काम कर रहा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स होगी। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड स्टोरेज फंक्शन एंड डिफेंसिव फंक्शन में भी काम कर रहे होते हैं। ये ब्लड के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ है, पीएच ऑफ ब्लड। पीएच ऑफ ब्लड कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। ये जो होती है इस रेंज में होती है। ये पीएच जो होती है, ये ब्लड एक्ट एज अ बफर। ये पीएच जो होती है चेंज नहीं होती। अगर इससे ऊपर नीचे हो जाएगी तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी ह्यूमन की। तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये 52 लाख पर मिलीमीटर क्यूब इन मेल्स होते हैं और 47 लाख पर मिलीमीटर क्यूब इन फीमेल्स होते हैं। तो इसकी शेप की बात करें तो शेप ये बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। बाइकॉनकेव शेप होती है। मिडल से जो होते हैं ये थिन होते हैं, जबकि इनकी जो एंडिंग्स होती हैं, एंडिंग्स इनकी थिक होती हैं। तो इनकी जो लेंथ होगी वो 7.8 माइक्रोमीटर होगी इन डायमीटर, और 1 माइक्रोमीटर इन फ्रॉम द सेंटर होगी, और 2.5 माइक्रोमीटर होगी थिकेस्ट पॉइंट होगा साइडों से। तो ये इनके जो होता है ना, इनका सीन ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन बड़ी होती है, जो मटेरियल इनसाइड होता है वो कम होता है, ताकि सेल स्क्वीज़ होके गुजर सके, ताकि छोटी जगह जो होनी है, छोटी जगह होती हैं उसमें से भी सेल आराम से गुजर सके, सेल स्क्वीज़ होके और इस तरह करके गुजर सके। तो सेल कैन स्क्वीज़। सो अब इसके बाद आगे ये बाइकॉनकेव फंक्शन है, बाइकॉनकेव शेप का फंक्शन है रेड ब्लड सेल्स की, कि रेड ब्लड सेल्स में इस तरह ये क्यों होते हैं। इसमें एक और चीज़, दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये नहीं होता इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। ये जो ऑर्गेनेलीज होती है ना, ये इनके पास नहीं होती रेड ब्लड सेल्स के पास। और इनके अंदर जो मटेरियल होता है वो इतने से एरिया में भी आ सकता है। और लेकिन देखो सेल मेम्ब्रेन इतनी बड़ी है, और ये क्यों है इसके, ये एक ना बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, कि जिस तरह नहीं होता बैग में एक हवा टाइप भरी हुई हो, ताकि बैग जो होता है वो मतलब आराम से वो उसमें फ्रिजिलिटी और टाइप उस तरह आ जाए, तो गुजर सकता है इस तरह करके वो। मतलब उसमें ना थोड़ी सी हम इस तरह बात करें तो ये देखें, ये इस तरह करके कोई छोटी स्पेस आएगी ना तो उसमें से भी गुजर सकता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं फंक्शंस की, रेड ब्लड सेल्स के फंक्शंस की। तो इसमें बेसिकली 3 फंक्शंस डिस्कस किए गए हैं हमारी बुक्स में। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, और फिर आता है एसिड बेस बफर। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का क्या काम है? यू नो ऑल, हम सारे जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। तो यही बात कर रहे हैं, इसमें ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि कितने परसेंट ऑक्सीजन कैरी कर सकता है ब्लड। तो इसमें ये है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन 45 मिलीलीटर रेड ब्लड सेल्स। ये तो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है।
तो उसी की बात कर रहे हैं। और इसी तरह 100 मिलीलीटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कंटेन 34 ग्राम हीमोग्लोबिन। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इन मेल्स। ये मेल्स की बात कर रहे हैं। ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना ऊपर वाले डाटा से तो ये 15 मिलीग्राम बनेगा। अब इसी तरह अगर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन 34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो अगर हम और इसी तरह 100 मिलीलीटर ब्लड जो है वो कितना कैरी करेगा। अब 15 ग्राम को 1.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आता है, जो कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होगी, 20 मिलीलीटर होगी। इसके बाद हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन होती है ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, उसके बाद आगे कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड के फंक्शन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये फंक्शंस में आ रहा है, सॉरी। तो इसमें यह है कि टिश्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, वो क्या करता है, ब्लड के अंदर जो वाटर होता है उसको उसका रिएक्शन करवा के बाइकार्बोनेट बना देता है। बाइकार्बोनेट जाएगा लंग्स के पास जाके फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज आएगा और इसको कार्बन डाइऑक्साइड को अलहदा और वाटर को अलहदा कर देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाएगी। इस तरह ये भी फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का। उसके बाद एसिड बेस बफर की बात करें तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि काम कर रही है बफर का भी काम कर रही है कि पीएच को मेंटेन करने में कौन रोल प्ले कर रही है, कौन सी प्रोटीन कर रही है, वो हीमोग्लोबिन कर रही है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की, कि रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कहाँ कहाँ होते हैं बॉडी में। तो इसको हमने ना 5 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले अर्ली वीक ऑफ गेस्टेशन की बात करेंगे, फिर मिडिल ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन की बात करेंगे, फिर आफ्टर डेथ टिल 5 ईयर्स, फिर 5 ईयर टू 20 ईयर्स और फिर 20 ईयर्स की बात, 20 ईयर्स से अबव की बात करेंगे। सही हो गया। तो इसमें ये है सीन कि सबसे पहले अर्ली वीक्स ऑफ गेस्टेशन में हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यॉर्क सैक में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसके बाद मिडिल ट्राइमेस्टर जो होता है, मिडिल ट्राइमेस्टर में कहाँ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लीवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन और आफ्टर बर्थ टिल 5 ईयर्स, तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो होते हैं बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स में। बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स में कब प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन और आफ्टर बर्थ अप टिल 5 ईयर्स, 5 साल की उम्र तक बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं सारी बोन्स के। तो ये उसके बाद 5 ईयर टू 20 ईयर्स में कहाँ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मेम्ब्रेनियस बोन्स में, मेम्ब्रेनियस बोन्स की बोन मैरो में और पर ऑक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमराई एंड टिबिया में। सही हो गया। और 20 ईयर्स में, 20 ईयर्स जब से ऊपर जब एज होती है, 5 ईयर टू 20 ईयर तो होते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स में और प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमराई एंड टिबिया। जब 20 ईयर पे पहुंचता है ना बंदा, तो उस टाइम हमारी जो है हमारे प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमराई एंड टिबिया भी रेड ब्लड सेल्स को की प्रोडक्शन को रोक देते हैं। फिर ओनली मेम्ब्रेनस बोन्स में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और मेम्ब्रेनस बोन्स कौन सी होती हैं, वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, इनमें प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अब स्टार्ट हुई है ये इसमें कि प्रोड्यूस तो होते हैं उधर ये इन सारी चीज़ों में, लेकिन कैसे प्रोड्यूस होते हैं और बोन मैरो में भी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो बोन मैरो में एक हमारे पास सेल है मल्टीपोटेंट हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स, मल्टीपोटेंट हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स MHSC। तो सर मल्टीपोटेंट हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स क्या बनाता है, CFU बनाता है, क्लूनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन बनाता है। सही हो गया। अब क्लूनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन क्या होता है, क्लूनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन ये जो है ना, ये जो होता है ये इसमें प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स की बात करें, ऑल ब्लड सेल्स की बात हो रही है, तो खाली रेड ब्लड सेल्स की बात नहीं होगी, सारे ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं हम, ये प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन आएगा, ये मल्टीपोटेंट हिमेटोपोटिक स्टेम सेल CFU में डिवाइड होता है। CFU क्या करते हैं, आगे एरिथ्रोसाइट्स में, उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स, और ये सारा ये अभी मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं इसका क्या हिसाब है। तो इसमें CFU
CFUS कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन किस में डिवाइड होगा? CFU ब्लास्ट में। CFU ब्लास्ट किस में चेंज होगा? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट चेंज होगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स में। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स चेंज होंगे रेड ब्लड सेल्स में। इसी तरह ही कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्युलोसाइट्स किस में चेंज होंगे? एंड मोनोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ये चेंज हो जाएंगे रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल्स में। इसी तरह कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स किस में चेंज हो जाएंगे? ये चेंज होंगे प्लेटलेट्स में। और उसके बाद आगे ये हो गई, आगे इस ये है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ये 3 चीज़ों के लिए, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स की। लेकिन लिम्फोसाइट्स के लिए ये चीज़ नहीं होती, कॉलोनी फॉर्मिंग नहीं बनती। लिम्फोसाइट्स के लिए मल्टी पोटेंट हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल किस में जाता है? लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में। लिम्फॉइड स्टेम सेल्स आगे चेंज हो जाते हैं लिम्फोसाइट्स में। और इनको अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए और इनको ग्रोथ करने के लिए भी कुछ फैक्टर चाहिए होते हैं। तो हमारी जो बुक में लिखे हुए हैं ना, इसकी ग्रोथ इंड्यूसर्स, वो लिखा हुआ है, मेन चीज़ पे लिखा हुआ है इंटरल्यूकिन 3 लिखा हुआ है, इंटरल्यूकिन 3। और डिफ्रेंशिएशन इंड्यूसर्स भी इसमें यूज़ होते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके रेड ब्लड सेल्स के पास कौन जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स कौन बनाएगा, प्लेटलेट्स कौन बनाएगा और लिम्फोसाइट्स वगैरह कौन बनाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन इंड्यूसर्स का काम होता है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करें तो सर हमारे पास टॉपिक आएगा स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है बात कि रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। अब इसके 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स। अब है एक है हमारे पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिल, ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रिटोकोलोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स। सही हो गया। अब आप सब ये जानते हैं कि अगर एंड से स्टार्ट करें, मेच्योर रेड ब्लड सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियर नहीं होता, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें इनमें एब्सेंट होती हैं किसमें? मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में। लेकिन 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 ऊपर जब जाएंगे ना पहले स्टेप में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। अब स्टार्ट करते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की बात करते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से मुराद ये है कि सबसे पहले जो बनता है उसका साइज़ भी बड़ा होगा मेच्योर रेड ब्लड सेल से, 14 to 19 माइक्रोमीटर होगा इसका साइज़। ये याद रखना है, साइज़ 14 to 19 माइक्रोमीटर साइज़ होगा। उसके बाद इसके पास न्यूक्लियस होगा एंड न्यूक्लियोलाई, बोथ थिंग्स आर प्रेजेंट। उसके बाद आगे बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट की बात करें। अब बेसोफिल क्या होता है, कुछ याद है? बेसोफिल से मुराद ये है कि हमारे पास न्यूक्लियस की स्टेनिंग की हुई है। न्यूक्लियस की स्टेनिंग को क्या कह रहे थे हम कह रहे थे बेसोफिल कह रहे थे। तो वही बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ये हिस्टोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तो उसकी बात कर रही है। बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट 12 to 17 माइक्रोमीटर का होगा, साइज़ कम हुआ। हाँ देख लो, न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियोलाई जो है वो एब्सेंट हो गया, एक चीज़ निकल गई, न्यूक्लियोलाई इधर एब्सेंट हो गया। उसके बाद आगे तीसरा स्टेप क्या होता है? पॉलीक्रोमेटोफिल। पॉलीक्रोमेटोफिल में क्या मुराद है? पॉलीक्रोमेटोफिल में से मुराद ये है कि इसके पास हीमोग्लोबिन भी होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट थर्ड स्टेप का नाम। थर्ड जो चीज़ होगी वो पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट होगी। साइज़ इधर फिर कम हो गया और साइज़ कम हो गया, 12 to 17 माइक्रोमीटर से 12 to 15 माइक्रोमीटर बन गया। अब देखिए इधर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन जो है सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। ओके, अब इसके बाद आगे बात करें तो ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में क्या हो रहा है, इसका साइज़ और कम हो गया, 10 to 15 माइक्रोमीटर हो गया। न्यूक्लियस जो है वो लॉस्ट हो गया। 3 तरीक़ों से न्यूक्लियस जाएगा, ये याद रख लेना, 3 तरीक़ों से। कौन कौन सा तरीका है? पिक्नोटिक डीजेनरेशन, श्रिंकेज एंड कंडेंसेशन हो जाती है, उसमें श्रिंक हो जाता है, छोटा होकर और कंडेंस होकर निकल जाता है। या फिर कैरियोलाइसिस, स्वेलिंग होकर स्वेल होकर वो उसका ब्रस्ट हो जाता है। उसके बाद कैरियोहेक्सिस में क्या होता है? डीजेनरेशन ऑफ क्रोमैटिन की डीजेनरेशन हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद 5वां स्टेप जो आता है ना, रेटिक्यूलोसाइट क्या है? रेटिक्यूलोसाइट्स होता है इनमेच्योर रेड ब्लड सेल्स।
क्या होता है, इसका साइज़ और कम हो गया, 7 to 10 माइक्रोमीटर साइज़ रह गया है। बोन मैरो में ये कितने रहेंगे, ये ना छोटे छोटे रेड ब्लड सेल्स को इनको कह देते हैं, इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। 2 से 3 दिन ये रहेंगे बोन मैरो में। उसके बाद कहते हैं मैं हम भी बड़े हो गए भाई, हम भी निकलना चाहते हैं, चलो। तो ये फिर ना उसके बाद सर्कुलेशन में आ जाते हैं 24 घंटे। लेकिन इधर माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम होते हैं बोन मैरो में, जब ये आएंगे ना सर्कुलेशन में, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी रिमूव हो जाएगा, इनका राइबोसोम्स भी रिमूव हो जाएगा। और फिर आता है एंड पे एरिथ्रोसाइट्स, 6 to 7.5 माइक्रोमीटर के एरिथ्रोसाइट्स हैं, जो हम लोगों ने पहले साइज़ के डायमीटर की बात की है ना, तो वही डायमीटर 6 to 7.5 माइक्रोमीटर की डायमीटर हो जाता है। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम जो होता है ये एब्सेंट हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी निकल जाता है, न्यूक्लियस भी निकल जाता है, जबकि राइबोसोम्स भी निकल जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के पास प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। इसके बाद आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास आ जाता है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोटेक्शन का अगर कम हो जाए तो कौन सा प्रोटीन है, कौन सा वो फैक्टर आएगा जो इसको इंक्रीज़ करेगा, जो इसको बढ़ाएगा, वो है हमारे पास एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन एरिथ्रोपोएटिन एंड रेड ब्लड सेल्स प्रोटेक्शन, ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो ये क्या है, लो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, या फिर एनीमिया हो गया है, या हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम हो गई है, या ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो गया है, या कोई लंग डिजीज़ हो गई है। तो उससे क्या होगा, उससे हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन लेस हो जाती है, लेस ऑक्सीजनेशन, रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया, किडनी में ऑक्सीजनेशन कम हुई तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर रिलीज होगा। कौन करेगा, किडनी रिलीज करेगा। क्या करेगा, हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट जो है वो किस तरह होता है, वो एरिथ्रोपोएटिन जीन के ऊपर होता है, वहाँ पे जाके ना ये लग जाएगा भाई फैक्टर, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर है, इसको आके एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करेगा तो कौन रिलीज़ हो जाएगा, एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ हो जाएगा। एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ हुआ, फिब्रोब्लास्ट लाइक पेरिट्यूबुलर इंटेस्टाइनल सेल्स में रिलीज कौन, ये चीज़ ये याद कर लो, ये चीज़ है भैयान हमारे पास कि किडनी में कहाँ पे एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता है, कहाँ पे बनाता है, वो बनाता है फिब्रोब्लास्ट लाइक पेरिट्यूबुलर इंटेस्टाइनल सेल्स। फिब्रोब्लास्ट लाइक पेरिट्यूबुलर इंटेस्टाइनल सेल्स में बनता है। कितने परसेंट बनाता है ये रीनल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, कितने परसेंट बनाते हैं, 90% बनाते हैं। 90% एरिथ्रोपोएटिन यहाँ पे बन रहा है, बाकी 10% कहाँ बनता है, बाकी 10% से लीवर का भी तो काम होता है ना, लीवर बनाता है 10%। अच्छा, एरिथ्रोपोएटिन फिर जाता है आगे बोन मैरो पे। बोन मैरो में क्या करता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की इंट्रक्शन वो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इंक्रीज़ हुए और उसको रेड ब्लड सेल्स में की कन्वर्जन स्टार्ट होगी। और फिर क्या होता है, रिलीज ऑफ मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स। तो हाइपोक्सिया की स्टेट जो होती है ना वो 5 डेज़ तक रहती है। 5 डेज़ के बाद बंदा नॉर्मल हो जाता है, एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो मेच्योर होकर बॉडी में रिलीज़ हो जाते हैं और वापस हाइपोक्सिया जो होता है वो ख़त्म हो जाता है बॉडी का। तो ये था हमारे पास एरिथ्रोपोएटिन एंड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन का थोड़ा सा टॉपिक था। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास जो है वो फैक्टर्स लिखे हुए हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए, कि एरिथ्रोपोइसिस के कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको मदद करते हैं, जो इसकी प्रोटेक्शन में, जो इसकी मैच्योरेशन में या हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में फैक्टर बताए गए। तो इनको ना हमने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दी, एक जनरल फैक्टर, एक मैच्योरेशन फैक्टर्स और एक फैक्टर्स फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में। सही हो गया। तो अगर हम जनरल फैक्टर की बात करें ना तो वो हमारे पास आता है, पहले एरिथ्रोपोएटिन आ गया, थायराइड हार्मोन आ गया, ग्रोथ फैक्टर में पहले भी पढ़ा है, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 11, ये 3 जो हैं ये हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स हैं। और विटामिन बहुत ईजी हैं, सीधे लाइन सीक्वेंस वाइज हैं, बी सी डी एंड ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। उसके बाद आगे मैच्योरेशन फैक्टर्स की बात करें
विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये हो गए मेच्योर करने के, जो रेड ब्लड सेल्स को मेच्योर कर रहे हैं ना, वो 3 हैं, विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। उसके बाद फैक्टर्स फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में काम कर रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? वो हमारे प्रोटीन्स आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, आयरन आ जाते हैं, कॉपर आ जाता है, कोबाल्ट, निकल, विटामिन में कौन कौन से, यहाँ पे कौन कौन से? विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B6। अब हमारे पास आगे बात की गई है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड में का जो रोल है किसमें? रेड ब्लड सेल्स को मेच्योर करने में। तो आगे हम बात करते हैं सर, ये जो स्टोरी है ना, ये डिस्कस की गई है विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन B12 की स्टोरी डिस्कस की गई है और फोलिक एसिड पे भी बिल्कुल वैसे ही ये चलती है। तो हम इधर विटामिन B12 की ही बात करेंगे। तो हम लोगों ने खाया, बीफ खाया, लीवर खाया, चिकन खाया, तो उसमें क्या आ गया हमारे पास? उसमें हमारे पास विटामिन B12 आ गया बॉडी फूड में विटामिन B12 आएगा, तो उसमें हमारे पास स्टमक जो है, स्टमक में चला जाएगा विटामिन B12 स्टमक में गया, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? पेरिटल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस बाय पेरिटल सेल्स प्रोड्यूस करेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर। वो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा? वो इंट्रिंसिक फैक्टर पर लग जाएगा B12 के साथ। जब B12 के साथ लगा, उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास B12 के साथ जब अटैच होगा तो वो डाइजेशन से रोकेगा और साथ ही असिस्ट कर जाएगा अब्जॉर्प्शन को तेज़ कर देगा। B12 की अब्जॉर्प्शन को स्टार्ट कर देगा। कहाँ पे करेगा? म्यूकोजल सेल्स ऑफ इलियम में। इलियम के म्यूकोजल सेल में इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाएगी और क्या हो जाएगा? फिर पिनोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। पिनोसाइटोसिस के जरिए वो ब्लड फ्लो में चला जाएगा। ब्लड फ्लो में गया, वहाँ से स्टोर हुआ लीवर में। लीवर ने क्या किया? लीवर से वो क्या नाम है, आगे क्या किया? उसने मेच्योर करना स्टार्ट कर दिए रेड ब्लड सेल्स। और मेच्योरेशन कहाँ पे की? उसने स्टार्ट कर दी बोन मैरो में जाके। कैसे? लीवर से स्टोर्ड इन लीवर B12 और फिर उसके बाद मेच्योरेशन कर दी बोन मैरो में जाके B12 ने उसकी रेड ब्लड सेल्स की। ये बात होगी। उसके बाद पेरिनीशियस एनीमिया क्या है? ये इसमें ये है, पेरिनीशियस एनीमिया में ये होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से तो क्या होता है, उसकी वजह से हमारे पास कमी हो जाती है। हमारे पास एक रेड ब्लड सेल्स मेच्योर नहीं होते, जिसको हम पेरिनीशियस एनीमिया कहते हैं। तो ये पढ़ते हैं हमें। आगे क्या होता है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा में एट्रोपी हो गई, कोई मसला बन गया, सही हो गया, तो गैस्ट्रिक सेक्रेशंस जो होती हैं वो कम हो गई, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गई, और विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो सकती, डिक्रीज हो जाती है। एक ये वजह है, एक डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है या माल अब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकती है। उस पर क्या होता है? थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो कम हो जाएगा हमारे पास। उसमें DNA मेच्योरेशन नहीं होगी, लेकिन RNA की मेच्योरेशन सही, RNA की सिंथेसिस सही रहती है। विटामिन थायमिडीन के में होता है B12 जाके लगता है और वो क्या करता है, जिसकी वजह से हमारे मेच्योर रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी मेच्योर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होती, डाइजेस्ट हो जाता है या फूड में ही नहीं आ रहा, तो क्या होता है? DNA मेच्योर ही नहीं हो पाते। और लेकिन RNA सिंथेसिस सही होती है, तो क्या होता है? न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में DNA होता है, वो मेच्योर नहीं हो पाता। लेकिन साइटोप्लाज्म में RNA होते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं जो, वो प्रॉपर होते हैं, तो न्यूक्लियस छोटा रह जाता है, साइटोप्लाज्म का साइज बड़ा होता है। सेल्स ग्रो लार्ज बट न्यूक्लियस मेच्योर्स एंड रेप्लिकेट्स बिफोर न्यूक्लियस मेच्योर्स एंड रेप्लिकेट्स। न्यूक्लियस जो है मेच्योर नहीं होता और रेप्लिकेट भी नहीं हो सकता, और जिसकी वजह से क्या होता है? फ्रिजिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, फ्लिम्जाई मेम्ब्रेन बन जाती है, और जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की लाइफ जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है।
इसी तरह ही फोलिक एसिड की बात करें तो फोलिक एसिड ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट में होता है, लिवर में होता है। उसकी डेफिशिएंसी भी रेड ब्लड सेल्स की मेच्योरेशन को का फेलियर का काज बनती है। मेच्योरेशन इनकी नहीं हो सकती, डिक्रीज़ हो जाती है, मेच्योर नहीं हो सकते। तो और लेकिन इसकी एक और भी वजह है, इसकी एक और चीज़ याद रखना, स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ये ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर होता है बॉडी में एज़ कम्पेयर टू B12, इसकी स्टोरेज साइट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, तो आगे हम बात करें तो अच्छा जी, तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में आएगा 2 सक्सिनाइल कोए प्लस 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स आएंगे। 2 सक्सिनाइल कोए के एंजाइम वो मॉलिक्यूल और 2 ग्लाइसिन के आएंगे तो क्या बन जाएगा, पाइरोल रिंग बनाते हैं, एक पाइरोल रिंग बनेगा। तो 4 पाइरोल रिंग इस तरह के बनेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 पाइरोल रिंग जो कि आगे प्रोटो पोर्फिरिन 9 के साथ अटैच होंगे और प्रोटो पोर्फिरिन 9 आगे आयरन के साथ आगे आयरन के साथ लगेगा तो क्या बना देगा, हीम बना देगा। हीम के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स लगेंगी तो क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन बन जाएगा, हीमोग्लोबिन चेन्स बन जाएंगी। हीमोग्लोबिन चेन्स कौन कौन सी होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा होती है, उसके बाद डेल्टा होती है, उसके बाद जेटा होती है और एप्सिलॉन होती है। हीमोग्लोबिन टाइप्स कौन कौन सी हैं, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन F, ये तीनों जो हैं ये एडल्ट में होती हैं। 97% हीमोग्लोबिन ए होती है एडल्ट में, 2% A2 होती है और 1% हीमोग्लोबिन F होती है। F होती है फीटस, F फॉर फीटस, ये 1% होती है एडल्ट में। तो अब इनमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करनी है, डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने ऐसे करनी है कि हीमोग्लोबिन ए में 2 अल्फ़ा चेन प्लस 2 बीटा चेन होगी, हीमोग्लोबिन A2 में 2 अल्फ़ा चेन प्लस 2 डेल्टा चेन होगी। और इसमें हीमोग्लोबिन F में क्या होगा, हीमोग्लोबिन F में 2 अल्फ़ा प्लस 2 गैमा। अब ये देखें ना, अल्फ़ा सब में आ रही है, अडल्ट में ना ए में भी आ रही है, A2 में भी आ रही है और F में भी आ रही है। और इसी तरह आगे एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें क्या होता है, उसमें ग्रोअर 1 में 2 जीटा चेन प्लस 2 एप्सिलॉन और ग्रोअर 2 अल्फ़ा चेन प्लस 2 एप्सिलॉन होती है। ठीक हो गया, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो एम्ब्रियो हीमोग्लोबिन होता है उसमें। उसके बाद फीटल लाइफ में हीमोग्लोबिन F जो होता है वही बात, हीमोग्लोबिन अल्फ़ा 2 अल्फ़ा चेन प्लस 2 गैमा चेन होती है। अब ये देखें, हम लोग देखेंगे ना तो अडल्ट में अल्फ़ा सब में आ रहा है, लेकिन इधर क्या आ रहा है, इधर एप्सिलॉन आ रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एप्सिलॉन आ रहा है, ये याद रख लेना। यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा होगा वो एम्ब्रियो की बात कर रहा है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के बात कर रहा है हीमोग्लोबिन की। इसी तरह अब आगे चलते हैं तो आगे हम नॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटीज़ में सबसे पहले बात करते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन S की, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया भी होता है। तो इसमें क्या होता है, 2 अल्फ़ा चेन तो सही होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन बीटा चेन पे क्या होता है, बीटा चेन में मसला आता है। बीटा चेन में मसला कैसे आता है, बीटा चेन में मसला ऐसे आता है कि अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होता है नॉर्मली जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन रिप्लेस किससे हो जाता है, जब हीमोग्लोबिन S आती है तो वो अमाइनो एसिड वैलीन में हो जाता है, रिप्लेस कर जाती है, वो वैलीन रिप्लेस कर जाता है ग्लूटामिक एसिड को, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल क्राइसिस। अब देखो जिसकी वजह से क्या होगी, ऑक्सीजन लो हो जाएगी, लो होगी तो इलॉन्गेटेड क्रिस्टल्स इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स, सही हो गया, क्रिस्टल सही बन जाएंगे और क्या हो जाएगा, एस सिकल सेल, ये जो वैसे तो बाइकोनिकेव शेप होती है ना वो रेड ब्लड सेल्स की, लेकिन जब हीमोग्लोबिन S इस तरह की हो जाएगी ना तो शेप भी रेड ब्लड सेल्स की इस तरह बन जाएगी। तो उससे क्या होता है, सेल स्टक हो जाती है इन स्मॉल कैपिलरीज में सेल स्टक होगा, जिसकी वजह से जब वो आगे वेसल से गुजरने लगेगा तो रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। और इस एनीमिया को क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। या फिर एक और भी वजह बन जाती है, सेल स्टक इन स्मॉल कैपिलरीज, लेकिन और उसके बाद क्या होता है, ब्लॉक द ब्लड सप्लाई टू द सेल, ब्लड सप्लाई रुक जाती है और सिकल सेल क्राइसिस होता है। और यही बात कि लो ऑक्सीजन होगी तो फिर ये चलता रहता है, ठीक हो गया, और सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन H में क्या होता है, 4 बीटा चेन बन जाती हैं, अल्फ़ा चेन नहीं होती।
ना अल्फ़ा चेन होती है, अल्फ़ा चेन ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से क्या उसके जगह पे क्या आ जाती है, बीटा चेन्स आके लग जाती हैं। सही हो गया। और ये कब होती है, अल्फ़ा थैलेसीमिया की टाइप्स में आ जाती है। अल्फ़ा थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन एच और हीमोग्लोबिन बार्स आ रही है। और हीमोग्लोबिन बार्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन बार्स में 4 गैमा चेन्स आके लग जाती हैं। सही हो गया। ये बात थी, ये बात होगी हमारे पास हीमोग्लोबिन की। अब आगे है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ आयरन। अब आयरन की बात कर रहे हैं कि आयरन कैसे स्टोर होता है बॉडी में। अच्छा, फूड से आयरन आया बॉडी में, ठीक हो गया। लीवर के पास क्या होता है, लीवर के पास एपोट्रांसफेरिन एंजाइम वो होता है, प्रोटीन होता है, एपोट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है, जो बाइल के ज़रिए लग जाता है, बाइल के ज़रिए इंटेस्टाइन में आता है और इसको आयरन को ट्रांसफेरिन में चेंज कर देता है। ट्रांसफेरिन में चेंज हो गया, जो आगे ट्रांसफेरिन फिर आगे ब्लड में जाता है, ब्लड में चला गया, या फिर ये लीवर में, लीवर में चला गया। लीवर में क्या होता है, लीवर में जाता है तो स्टोर होने के लिए चला जाता है। ये आपको पता है, ये आयरन स्टोर भी होता है बॉडी में। तो और डेली लॉस भी होता है आयरन का। आयरन का फेसिस के ज़रिए कितना होता है, 0.6 मिलीग्राम स्टोर होता है लॉस फेसिस में, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में 0.7 मिलीग्राम होता है। ये डेली लॉस है आयरन का। स्टोरेज भी हो रही होती है लेकिन लॉस भी होता है, ये भी याद रखना। और ये कॉमन है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है, ये वैसे ही लॉस होता है। अच्छा, तो ब्लड से आगे फिर क्या होता है, बोन मैरो में चला जाता है, या फिर आगे मायोग्लोबिन में चला जाता है। मायोग्लोबिन मसल्स में साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज कैटालेज। सही हो गया। इधर क्या होगा, इधर जाएगा तो बोन मैरो, बोन मैरो में जाके एरिथ्रोब्लास्ट पे और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कर जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर स्टोर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, ब्लड में तो ट्रांसफेरिन की फॉर्म में होता है, लेकिन स्टोर फेरेटिन की फॉर्म में होता है। लीवर प्लस रेटिकोली एंडोथेलियल सेल्स के पास, लीवर में होता है और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में स्टोर होता है, और बोन मैरो में, ये दो जगह पे स्टोर होता है। सही हो गया। आयरन प्लस एपोफेरेटिन मिलेगा तो फेरेटिन में चेंज हो जाएगा। सही हो गया। ये बात है कि जब रेड ब्लड सेल्स 120 डेज बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, तो उसमें से भी आयरन निकल के फेरेटिन में चेंज हो जाता है। एक तो ये है कि स्मॉल सॉल्युबल स्टोरेज फॉर्म है ये लीवर में, या फिर एक और जगह पे एक और भी चीज़ ये स्टोर एक और फॉर्म में भी हो जाता है, वो होता है हेमोसिडरीन इंसॉल्युबल लार्ज क्लस्टर्स की फॉर्म में, बड़े बड़े क्लस्टर्स की फॉर्म में भी आयरन स्टोर हो सकता है। ये बात थी ट्रांसपोर्ट एंड द स्टोरेज ऑफ आयरन के बारे में। आगे आगे अगले हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन। वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 120 डेज। अच्छा, 120 डेज़ की उम्र पूरी करके फिर क्या होता है, हम सारे जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के बाद ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो फिर ये एनर्जी कहाँ से लेता है, इसके पास साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं जो कि मेंटेन रखते हैं सेल मेम्ब्रेन की पेलेबिलिटी को, मेंटेन द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेंटेन द फिडस फॉर्म। ये फिडस फॉर्म में स्टोर होता है, फेरी फॉर्म में नहीं जाता, फिडस फॉर्म में जाता है। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, जब से जैसे टाइम गुजरता है, विद टाइम एंजाइम्स बिकम लेस एक्टिव, एंजाइम लेस एक्टिव होते जाते हैं, और मेम्ब्रेन की यदि फ्रजाइल हो जाती है, और फ्रजाइल होने के साथ साथ उसकी कितनी हो जाती है, 8 माइक्रोमीटर रेड ब्लड सेल्स इन डिस्ट्रॉयड, 8 माइक्रोमीटर बन जाती है उसकी रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर, चला जाता है। इज डिस्ट्रॉयड पासिंग 3 माइक्रोमीटर स्प्लीनिक रेड पल्प, मतलब 3 मिलीमीटर के रेड पल्प से नहीं गुजर सकती, उधर से स्पेसिस से नहीं गुजर सकती, छोटी स्पेसिस से, तो फिर क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर मैक्रोफेजेस आते हैं, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, उसकी फेगोसाइटोसिस करके उसको ख़त्म कर देते हैं, और आयरन अलहदा रिलीज हो जाता है, स्टोर एज फेरेटिन और यूज एज अ न्यू रेड ब्लड सेल, और पोरिफेरिन अलहदा चला जाता है जो कि बिलिरुबिन में चेंज होके बाइल बना देता है। ओके, उसके बाद आगे हमारे पास जो टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एनीमियाज। तो एनीमियाज़ की बात करें ना, हमारे पास डेफिशिएंसी, एनीमिया की डेफिनेशन क्या है, एनीमिया की डेफिनेशन है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल इन ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, उसमें क्या होता है, एनीमिया हो जाता है।
रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, ब्लड सेल मैस कम हो जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ये दो काजेज़ है एनीमिया की, ब्लड मैस कम, ब्लड सेल मैस कम, या हीमोग्लोबिन कम। ओके, अब इसकी आगे बात करें तो एमसीवी होता है मीन कॉर्पस वॉल्यूम। इसकी वजह, इस बेस पे ना हम आगे चेक करते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ है या क्या सिनेरियो बन रहा है आगे। तो ये आगे सिनेरियो में यूज़ होता है। आगे टाइप्स की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट टाइप आएगी माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया या मैक्रोसिटिक एनीमिया। ये बेस और किस पे बेस कर रहा है, मीन कॉर्पस वॉल्यूम पे, मीन कॉर्पस वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। अगर तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 80 to 100 माइक्रोमीटर, ये नॉर्मल रेंज है रेड ब्लड सेल की वॉल्यूम की। सही हो गया। तो उसमें क्या होता है, और अगर 100 से ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम तो फिर होता है, फिर क्या हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक। अगर 100 से 80 से कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक। ठीक हो गया। अब आगे बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है। मैक्रोसिटिक में बात करें तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, लीवर डिजीज़ की वजह से, या फिर ड्रग्स कोई ली हुई हूँ उनकी वजह से भी ये मैक्रोसिटिक हो सकता है। अब नॉर्मोसिटिक में क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया आ जाता है, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस आ जाती है, सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, रीनल डिजीज़ आ जाती है, मैलिग्नेंसी आ रही है, ब्लास्टोसिस आ रही है, फिटेलिस, और G6PD डेफिशिएंसी आ रही है, पर ऑक्सीबल न्यूरनल नेक्टोरनल हीमोग्लोबिनुरिया आ रहा है। और ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें पैथोलॉजी में आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना जो अंडरलाइन की हुई हैं, प्रोडक्शन की वजह से, अगर एनीमिया की लेस प्रोडक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, वो उसकी हीमोग्लोबिन की लेस प्रोडक्शन होगी तो यानी तो उसमें क्या होगा, ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है हमारे पास। और अगर हेमोलाइसिस की मसला हो जाए और या तो फिर हेरिडिटरी स्पेरोसाइट्स आ रही है, सिकल सेल एनीमिया आ रहा है, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस आ रहा है। ये पढ़ते हैं अभी आके, डिस्कस करते हैं कुछ। अच्छा, तो माइक्रोसिटिक में बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात हो रही है। सही हो गया। अब सबसे पहले हम लोग ने ना इधर 3 एनीमिया डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस की डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, हेरिडिटरी की बात करें तो ये जेनेटिक डिजीज़ आ रही है इधर, मतलब हेरिटेशन में आ रही है, हमारी नस्ल भी ये चल सकती है। तो इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स लैक नॉर्मल लॉस बैक लाइक मेम्ब्रेन, नॉर्मल लूज द बैक लाइक मेम्ब्रेन। जो बैक लाइक मेम्ब्रेन आई जानते ही हो, आप लोगों को पहले भी बताया है कि स्ट्रक्चर जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है इस तरह करके, ताकि हर जगह से गुजर सके। तो वो उस तरह का नहीं बन जाता। शेप क्या बन जाती है, शेप स्फीरिकल बन जाती है इंस्टेड ऑफ बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव शेप ख़त्म हो जाती है। तो वो क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल कांट स्क्वीज थ्रू स्प्लेनिक रेड पल्प, और रप्चर्ड हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा। ठीक हो गया। ये बात है किसकी, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस की। इसमें क्या होता है, इसमें बैग लाइक मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में। आगे बात करें तो आगे हमारे पास है भाई जहाँ ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस एनीमिया में क्या होता है, ब्लड लॉस एनीमिया में हमें कोई इंजरी हुई है, कोई हमें चोट लगी है जिसकी वजह से हेमरेज हो गया है, हेमरेज हुआ है, रैपिड हेमरेज हुई है, तो उसकी वजह से ब्लड जो है लॉस हुआ है। बॉडी रिप्लेसेस द फ्लूइड, ब्लड के बजाय वो प्योर फ्लूइड ले लेती है 1 to 3 डेज़ के लिए। और क्या हो जाता है, हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, डाइल्यूट हो जाता है ब्लड, और फिर क्या हो जाता है, एनीमिया आ जाता है। एनीमिया हो जाता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स तो नहीं है लेकिन डाइल्यूशन हो रही है, ब्लड नहीं, वो फ्लूइड टाइप कोई और चीज़ आएगी तो वो क्या हो जाएगी, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। और ये नॉर्मल रिटर्न हो जाता है 3 to 6 वीक के अंदर। क्रॉनिक ब्लड लॉस भी होता है जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। उसमें क्या होता है, आयरन नॉट ऑब्जर्व्ड रैपिडली, आयरन जो है ना ऑब्जर्व नहीं होता बॉडी को रैपिडली बार बार। तो उसमें क्या होता है, बॉडी ट्राइज टू इंक्रीज द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, बॉडी कोशिश करती है रेड ब्लड सेल इंक्रीज करने की, लेकिन क्या होता है, स्मॉलर देन द नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। लेकिन वो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, नॉर्मल साइज़ के नहीं होते। दैट कंटेन लेस हीमोग्लोबिन आर प्रोड्यूस, जिसकी वजह से
जो हीमोग्लोबिन होता है वो लेस प्रोड्यूस होता है, उनके पास लेस होता है, उनके पास कम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक हो गया, उनके पास कम होगा तो उसमें ये क्रॉनिक ब्लड लॉस में आ रहा है, ब्लड लॉस एनीमिया में। ठीक हो गया, और वो छोटे साइज़ के रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आगे बात करें तो ए प्लास्टिक एनीमिया है। ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या है, बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो जो होती है वो रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करती। वो क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं कर पाती ताकि हम लोगों की बोन मैरो ख़त्म हो गई है, या कोई मसला बन गया है, या डैमेज हो गई है। वो डैमेज कैसे हुई है? वो रेडिएशंस की वजह से डैमेज हो सकती है, वो कोई कीमोथेरेपी की वजह से डैमेज हो सकती है, वो इंसेक्टिसाइड्स की वजह से डैमेज हो सकती है, या वो बेंजीन की वजह से डैमेज। तो डैमेज क्या हुआ है? स्टेम सेल्स डैमेज हुए हैं, डैमेज स्टेम सेल्स। सही हो गया। तो ट्रीट विद, इसको ट्रीट कैसे करना है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से इसको ट्रीट करना है। और अगर हमें कोई काज नहीं ना पता कि ए प्लास्टिक एनीमिया की काज क्या है, तो फिर उसको पढ़ना है हम उसको क्या कहते हैं? आइडियोपैथिक ए प्लास्टिक एनीमिया। आइडियोपैथिक ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। सही हो गया। आगे बात करें तो आगे भाई हमारे पास तो आ रहा है इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है कि एनीमिया तो हो गया है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम पे, उसका असर क्या होगा बॉडी पे। तो इसमें ना मेन चीज़ क्या है कि दोनों में ना कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है एनीमिया में। अब उसके दो मैकेनिज़्म की डिस्कस कर लेते हैं, कैसे बढ़ता है, क्या हिसाब होता है। तो हिसाब ये बनता है कि ब्लड सेल्स, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कम हुए। ठीक हो गया। इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लोइंग ब्लड, यू नो के रेड ब्लड सेल जो होंगे ना तो फ्रिक्शन इंक्रीज़ होती है, फ्रिक्शन होती है ब्लड में। लेकिन अगर ये कम हो गई ना तो फ्रिक्शन कम हुई, विस्कोसिटी कम हो गई। विस्कोसिटी कम होगी तो क्या होगा, ब्लड जल्दी तेज़ तेज़ फ्लो करेगा टिश्यू से। जब तेज़ फ्लो करेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। सही हो गया। उसके बाद अब दूसरा सिनेरियो भी पढ़ लेते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल कम हुए, ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू भी कम होगी। क्यों? हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, रेड ब्लड सेल नहीं है, कम है, तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। और पेरिफेरल डाइल्यूट सप्लाई डायलेट, और ब्लड वेसल्स जो होंगी वो डायलेट कर जाएंगी। ठीक हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो टू टिश्यू इंक्रीज़ हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रही है। कैसे? इस तरह के ऑक्सीजन इट बैलेंस था, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग इफेक्ट ऑफ एनीमिया को इसने कंट्रोल कर लिया। तब तक हमें कोई असर नहीं हो सकता, कोई मसला नहीं होगा तब तक। कब तक? जब तक पर्सन जो है या पेशेंट जो है वो कोई एक्सरसाइज ना करे। अगर एक्सरसाइज करेगा तो कार्डियक आउटपुट और इंक्रीज़ होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास पहले ही एनीमिया हुआ है, कार्डियक आउटपुट पहले ही इंक्रीज़ हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्डियक फेलियर हो जाएगा। ये बात थी एनीमिया की। अब आगे बात करते हैं, इसकी एक और डिजीज़ है पॉलीसाइथीमिया। ये एक नॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है या डिजीज़ भी इसको कह सकते हैं, डिजीज़ भी होती है इसमें। पॉलीसाइथीमिया एनीमिया था रेड ब्लड सेल्स की कमी को कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये उसका ऑपोजिट है पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया। ओके। अब पॉलीसाइथीमिया में हम लोगों ने दो पार्ट्स पढ़ने, एक है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया और एक है पॉलीसाइथीमिया वीरा। ठीक हो गया। ये एक पॉलीसाइथीमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया जो है ये नॉर्मल है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन ये डिजीज़ है। अच्छा, अब पॉलीसाइथीमिया जो नॉर्मल है उसमें क्या है, उसमें हमारे पास हाई एटीट्यूड पे क्या होगा, हाई एटीट्यूड पे ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ कम होगी। सही हो गया। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगा, और क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। सही हो गया। कार्डियक फेलियर में भी ये होगा, ऑक्सीजनेशन कम, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और नॉर्मल लेवल पे जो बीपी है वो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा। और इसको ये फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया है, इसको फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं कि ये नॉर्मल है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, विस्कोसिटी इंक्रीज, वीनस रिटर्न कम,
और ये दोनों चीज़ें बैलेंस कर रही हैं, आपस में बैलेंस करेंगी और कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक हो गया। और आगे बात करते हैं पॉलीसाइथीमिया वीरा में क्या होता है। जेनेटिक डिफेक्ट इन हीमोसाइटोब्लास्टिक सेल्स, डिफेक्ट आया किसमें, साइटोब्लास्टिक सेल्स में। और ब्लास्ट कीप ऑन प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक हो गया। ये प्रोड्यूस होते रहेंगे, लेकिन वेसल्स बिकम इंगोर्ज्ड थ्रू रेड ब्लड सेल्स, और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे रेड ब्लड सेल्स। आपको पता है ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और जो वेसल्स हैं वो भर जाएंगी किसके, इंक्रीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स की वजह से। रेड ब्लड सेल्स इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम होगी, विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, वेनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहेगा। क्यों नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल इसलिए रहेगा कि विस्कोसिटी भी तो इंक्रीज़ हो रही है, विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, हाँ, वेनस रिटर्न कम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वेनस रिटर्न ज़्यादा हो रहा है। दोनों चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, एक दूसरे का कैंसिल कर रही हैं इफेक्ट को। सही हो गया। तो इफेक्ट कैंसिल होगा तो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो जाएगी। अब एक चीज़ और पढ़नी है, लास्ट चीज़ है, वो है साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, साइनोसिस ये है कि विस्कोसिटी जब इंक्रीज़ होती है ना, स्लगिश ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है, ये तो आप जानते हैं। स्लो होगा तो क्या होगा, स्किन सब पेपिलरी वीनस प्लेक्सिस, तो क्या हो जाएगी, वीनस जो स्किन की है ना प्लेक्सिस, वीनस प्लेक्सिस, वो सब पेपिलरी हो जाएंगी। सही हो गया। उसमें डीऑक्सीजनेशन हो जाएगी, डीऑक्सीजनेशन ज़्यादा हो जाएगी, ब्लूइश कलर देने लग पड़ेगी स्किन। हीमोसाइट पॉलीसाइथीमिया में कलर रेड भी होता है, बहुत रेड हो जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार वो डिजीज़ की शक्ल में ब्लूइश कलर भी देने लग पड़ता है। ब्लूइश कलर से क्या हो जाता है, उसमें बॉडी का कलर ब्लूइश होगा, और उसमें क्या हो जाएगा, सायन डिजीज़ को कहेंगे सायानोसिस, डिजीज़ को कहते हैं सायानोसिस कहते हैं। ओके, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ रेड ब्लड सेल्स का। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।